हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया हो। यस गाइस, वेलकम बैक। मैं आया हूं सीएस स्मिथ मारू आपके साथ, जहां हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे पावर ट्रैक बैच के अंदर हमारे स्किल लेवल के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बजटिंग एंड जो आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का टॉपिक है। इसकी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम रिवाइज करने वाले हैं फटाफट हमारे ये सेशन के अंदर। ओके, सो गाइस एक बार हम फटाक से चीजें देख लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन के अंदर क्या क्या चीजें देखी थी। ओके, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। ओके, वो चीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंस्ट्रेंट होती है, वो चीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड होती है। तो अगर कोई चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड है तो लिमिटेड चीज होने के बावजूद आप कैसे उसका मैक्सिमम यूज करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो, वो हमने सीखा था यहाँ पे हमारे लिमिटिंग फैक्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने 5 स्टेप अप्रोच पढ़ा था। अगर आप सब बच्चों को याद है तो याद है, फटाफट बताओ। सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, दूसरे बात निकालेंगे हम उनका स्केयर रिसोर्स जो यूज कर रहे हैं, तीसरा हम करेंगे कंट्रीब्यूशन बाय स्केयर रिसोर्स, ये हिसाब से हम उनको रैंकिंग देंगे एंड देन हम करेंगे हमारा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट होता है, आपको जैसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आप वैसा आंसर दोगे या सेक्शन सी के हिसाब से आप आंसर देने वाले हो। उसके बाद वही ये हमने देखा कि आप ये लिमिटिंग फैक्टर से कैसे प्लान करने वाले हो इन 5 स्टेप के अंदर। फिर हमने देखा स्लैक। अब क्योंकि यहाँ पे कोई चीज एक लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो तरीके के लेबर है, एक है स्किल लेबर, एक है अनस्किल्ड लेबर। ओके, समझो मेरे पास स्किल लेबर लिमिटेड है, उस वजह से कुछ अनस्किल्ड लेबर भी काम आइडल हो जाते हैं, क्योंकि स्किल लेबर ने अपना सारा काम कर दिया, पूरे बिजी है स्किल लेबर। अनस्किल्ड लेबर मेरे पास ज्यादा है जो खाली बैठे हुए हैं अभी। तो ये जो अनयूज रिसोर्सेज है मेरे, उसको मैं बोलूंगा स्लैक। उसके बाद हमने एक शैडो प्राइस बताया, शैडो प्राइस जिसको हम ड्यूल प्राइस भी बोलते हैं इफ यू रिमेंबर। यहां पे हम क्या करते हैं, जो आपका लिमिटेड फैक्टर है, जो आपका कंस्ट्रेंट है, उसको हम कितना हाईएस्ट प्राइस और दे सकते हैं वो हम देखते हैं। वो हम कैसे देखते हैं, हम सिंपली देखते हैं कि वो पर यूनिट कितना हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आपको दे रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आपको पर यूनिट दे रहा है, जितना मार्जिनल कंट्रीब्यूशन आपको दे रहा है, वो आप उसके प्राइस में ऐड कर दो, आपकी शैडो प्राइस बन जाएगी। हमें उतना देना नहीं है, लेकिन हमें एक अपर लिमिट पता चल जाएगा कि वो रिसोर्स के लिए आप कितने दूर तक जा सकते हो। उसके बाद हमने कुछ प्राइसिंग टेक्निक्स देखी। एक सबसे पहले आपका अलजेब्रिक अप्रोच देखा, जिसके अंदर हमने दो इक्वेशन देखी थी। एक तो प्राइस की हमारी हमेशा वाली इक्वेशन जो थी, ए यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। यहाँ पे बी माइनस में क्यू है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन रहेगा आपके क्वांटिटी और आपके प्राइस के अंदर। तो जो बी का आंसर आएगा उसको वापस माइनस माइनस डबल बार मत करना, एक ही बार है, जो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला में दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन जो हम देखें वो है मार्जिनल रेवेन्यू का, विच इज ए माइनस टू बी क्यू। इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं हम, और हम टारगेट करते हैं कि एम आर शुड बी इक्वल टू एमसी, बिकॉज ये लेवल मैंने आपको प्रूव भी कर दिया था, ये लेवल रहेगा जहां पे आपका ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट कमाकर आपको देगा। ओके, तो ये सारी बातें हमने की थी हमारे लास्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हमने लगभग 45 मिनट्स के अंदर ये दो बड़े बड़े चैप्टर खत्म किए थे। चलो वैसे ही काम करते हैं हम इस बार भी, और आज की भी सारी बातें खत्म करते हैं वैसे ही लगभग 45 टू 50 मिनट्स के अंदर। आज के भी हम दो बड़े बड़े टॉपिक खत्म करते हैं, जो कि पहला टॉपिक रहेगा आपका बजटिंग। ओके, उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ बजट्स वगैरह देख लेंगे। गाइस नाउ दिस बजटिंग टॉपिक इज वेरी सिंप्लीफाइड करंटली आपके पीएम में। अगर आपको याद है एमए में आपने इसको बहुत सारा कुछ देखा था, आपने फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्स्ड बजट कैसे बनाना, आपने सब कुछ सीखा था। लेकिन जब आप पीएम में आते हो तो पीएम में थ्योरी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, सर पहले प्रैक्टिकल ज्यादा थ्योरी ज्यादा है। तो बच्चों प्लीज याद रखो, जो आपकी तीन लेवल है, एमए, पीएम और एपीएम, ये तीनों लेवल आपको आगे लेके जा रही है। यहाँ पे आप बेसिकली ऑपरेशनल काम कर रहे हो, यहाँ पे आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, और यहाँ पे आप टॉप मैनेजमेंट में आ गए हो। तो ऑपरेशन लेवल है, इसलिए आपने यहाँ पे पूरा बजट बनाना सीख लिया कि भाई कैसे बजट बनाते हैं, कैसे फ्लेक्सिबल बजट होता है, क्या फ्लेक्स बजट होता है। पीएम में आके हम ये बजट्स का एनालिसिस सीख रहे हैं कि कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, क्या टेक्निक्स रहेगी यूज करने की, कैसे बजट हो सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट हो सकते हैं, इंप्लीमेंट होते हुए क्या क्या तकलीफ आ सकती है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि पीएम में बजट चैप्टर में मैक्सिमम थ्योरी है। ओके, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका रिस्क अनसर्टेनिटी एंड, जहां पे आप अलग अलग, अभी रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या होती है दोस्तों। रिस्क सबसे पहले कि सर हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो देखो ये वर्ड आपने खुद ने बता दिया। जब मैं बात कर रहा हूं रिस्क की, तो हमें पता है कि रिजल्ट क्या है। सर मैंने तो पढ़ाई की नहीं, 50-50, या मेरी थोड़ी ही पढ़ाई है, 50-50 चांसेस है। तो रिस्क को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि सर मेरे फेल होने के चांसेस कितने हैं, दैट इज रिस्क। बट अनसर्टेनिटी, सर पता ही नहीं कि होगी एग्जाम या नहीं होगी, दैट इज अनसर्टेनिटी। हमें पता ही नहीं सर, अभी तक तो एसएससी वालों ने बताया नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग एन एग्जांपल। तो अनसर्टेनिटी मतलब ऐसी जहां पे आपको कुछ पता ही नहीं है। रिस्क मतलब हमें पता है, और हमें यह भी पता है कि निगेटिव जो हमें पे निगेटिव इंपैक्ट करेगा उसकी चांसेस कितनी है।
एंड देन कम्स कि भाई जब बिजनेस में तो सर दुनिया भर की रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती ही है, तो हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे आप ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को सॉल्व कर सकते हो, कुछ हद तक उसका इंक्लूजन ले सकते हो, उसका कंक्लूजन ले सकते हो, जिसकी बेसिस पे आप आपके डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो ये सारा रहेगा हमारा आज का एजेंडा। ओके एवरीवन, तो चलो शुभ शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के एजेंडा से। लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा की तरह आपको बताता हूं, प्लीज गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज हम यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो आपको ये जो लेक्चर है यूट्यूब पे दिख रहा है, ये आपको हमारे एप्लीकेशन के भी ऊपर दिख जाएगा। और ये मेरी सुंदर अक्षर वाली जो भी ड्राइंग है, जो भी चार्ट है, जो भी चीजें हैं, ये सब आप हमारे एप्लीकेशन से विद इन क्लिक्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, जहां पे चैप्टर मेरा जैसा ही खत्म होगा आपको वो प्रॉब्लम जाके देखने हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको भी समझे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या लेवल तक आई है। देन हर वीकली वहां पे टेस्ट होने वाली है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। वीकली जो आप जितना पढ़ रहे हो रोज रोज मेरे साथ हर चैप्टर, वो आपका रिवीजन कर सकते हो। देन व्हाट एवर नोटिफिकेशन आर देयर, वो आपको मिलेगी एप्लीकेशन के थ्रू। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आपको कोई क्वीरीज है, क्योंकि अभी पता है ये सेशन जो मेरे रिकॉर्डेड है, मैं आप तक आपके आंसर सारे मे भी कमेंट में जो आप कर रहे हो, बाई चांस अगर मैं आंसर नहीं भी कर पाया, तो प्लीज गाइज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आप हर स्लाइड वाइज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो क्वेश्चन आप पूछोगे आपको हमारे एक्सपर्ट्स विद इन 24 आवर्स आपको आंसर देंगे। सो प्लीज गाइज आप हमारे एप्लीकेशन पे आ जाओ, वहां पर रजिस्टर, इट्स वेरी फ्री, एवरीथिंग इज फ्री गाइज राइट नाउ। सो प्लीज प्लीज आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। चलो बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा बजटिंग। तो सबसे पहले सर ये पर्पस क्या है बजटिंग का? सर बजटिंग तो बनाना हमने सीख लिया, बट इसका सर मेन पर्पस क्या होता है, हम बजट क्यों बढ़ाते हैं? तो देखो दोस्तों, आप अपने रियल लाइफ में भी अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, अगर आपके पेरेंट्स हर मंथली कुछ पैसा आपके लिए भेजते हैं, तो आप क्या करते हो? आप 1 तारीख को सबसे पहले, भाई इस हफ्ते तो ऋतिक रोशन की कोई बढ़िया पिक्चर आने वाली है, तो आप उसका पैसा अलग कर दिया। किसी को खास किसी खास का बर्थडे है, तो उसका पैसा आप पहले अलग कर देते हो, और फिर आप खर्चा करना चालू करते हो। लेकिन सर कितना भी प्लान करो, हफ्ते के लास्ट में, महीने के लास्ट में आते आते सर हमारी पॉकेट मनी तो हो जाती है खाली। तब आ जाते हैं हम तंगी पे, फिर हमें रहना पड़ता है मैगी पे। क्या लाइन बनी है! तब आ जाते हैं हम तंगी पे, फिर हम खाते हैं, फिर हम आ जाते हैं मैगी पे। तो गाइस ये सब चीज नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे? ये सब चीज के लिए क्या करना आपको? बजटिंग। तो आप करते ही हो, जैसे मैंने बताया कुछ हद तक, जैसे किसी खास के बर्थडे के लिए पैसा अलग रख दिए, कोई पिक्चर जाना है उसका पैसा अलग रख दिया, राइट? सो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी सेम चीज करती है, क्योंकि सबसे पहले सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है, कि भाई हमें इस महीने 1 लाख यूनिट बनाने हैं, तो हमें सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें वैसे लेबर लाने पड़ेगा, वैसा मटेरियल लाना पड़ेगा, वैसा वर्किंग कैपिटल रेडी रखना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट पर्पस। उसके बाद कंट्रोल। सर कंट्रोल कैसे होगा? तो देखो जो आप करते हो, जैसे जैसे लास्ट हफ्ते में आते हो, फिर आप खर्चा कम करना चालू कर देते हो, फिर आप आपके क्या बोलते हैं, सुशी से आप मैगी पे आ जाते हो, सुशी से आप मोमो पे आ जाते हो। ये तो कंट्रोल की बात हुई ना, क्योंकि आपको पता है भाई मैंने के मुझे मिल रहा है 10,000 फॉर एग्जाम्पल, और मैंने क्योंकि खर्च दिए हैं पहले 3 वीक के अंदर ही, मैंने खर्च दिए हैं 8,000। अब मुझे आखिरी वीक में 2,000 में जिंदगी निकालनी है, मतलब हफ्ता निकालना है, जिसके 7 दिन अगर मैं देखूं, तो 7 दिन के हिसाब से डेली के बचते हैं 200। तो अब आप कंट्रोल पे आ गए कि यार भाई मैंने तो पहले सोचा था 10,000 है, हर हफ्ते 2,500 2,500 2,500 खर्चेंगे, चलेगा आराम से जिंदगी। अब पता चल रहा है आखिरी हफ्ते के लिए सिर्फ 1,500 2,000 रुपए ही बचे हैं। तो आपने भी तो कंट्रोल कर दिया, सुशी से आ गए आप मोमो पे, क्या बात है! नहीं नहीं सॉरी, डंपलिंग से आ गए आप मोमो पे, राइट? तो दैट्स द सेम लेवल, कि आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा बजट क्या था और हमारा एक्चुअल क्या है, और जो डिफरेंस है वहां पे हम कंट्रोल ला सकते हैं इन द मीन टाइम। उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। वंस यू मेक अ बजट, आप ऑटोमेटिक सारे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन दे देते हो, भाई देखो ये टारगेट है, अपना दिमाग संभाल के रहना, ये अपने को काम अपने लिमिटेड लेवल में करना है। अब इससे ही क्या करोगे, ये कम्युनिकेशन जैसे सब डिपार्टमेंट को पहुंच जाएगा, सब डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, उनको समझेगा क्या लेवल तक, क्या हद तक हमें कोऑर्डिनेशन करना है। उसके बाद बजटिंग आपको इवैल्यूएशन के लिए भी हेल्प करेगा। हमने टारगेट बनाया था 1 लाख यूनिट पर मंथ बनाएंगे, आपने एक्चुअली बनाया 20,000 यूनिट पर मंथ। तो आप इवैल्यूएट कर सकते हो ना, सही है डिपार्टमेंट तो बहुत ही बेकार काम कर रहा है। 1 लाख सोचा था, 20,000 बना रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? एक काम करो, सब मैनेजर को पकड़ो और सब मैनेजर को धो डालो, राइट? वो एक डिपार्टमेंट है जहां पे हमने 1 लाख का टारगेट किया था, उसने बना दिए 1,50,000 यूनिट्स। हम बोले क्या बात है, क्या मैनेजर है डिपार्टमेंट का। सो आपका इवैल्यूएशन उस तरीके से होगा जैसा आपका बजट रहेगा। यही आपको मोटिवेशन भी देगा, भाई कुछ भी करो हमको तो इतना यूनिट्स बनाना ही है। एंड देन सी गाइस, इट आल्सो गिव्स ऑथराइजेशन, मतलब और सब डिपार्टमेंट को पता रहेगा भाई 1 लाख यूनिट बनाने हैं,
तो हम सबको वो हिसाब से ही प्लान करना है। वो हिसाब से हमको ऑलरेडी ऑथराइजेशन मिल गया है कि हम वो मटेरियल परचेस कर सकते हैं, उतने लेबर हायर कर सकते हैं, उतना डेली वेजेस दे सकते हैं। ऑटोमेटिक एक काइंड ऑफ ऑथराइजेशन मिल जाता है सारे डिपार्टमेंट को। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, डिसाइड करके अथॉरिटी डेलीगेट कर देती है अपने मैनेजर्स, अपने लोअर लेवल मैनेजर्स और ऑपरेशनल पीपल को। तो ऐसे वैरायटी ऑफ पर्पस होते हैं आपके बजट बनाने के पीछे। ओके, नाउ गोइंग फर्दर, अब ये जो बजट होता है ये दो तरीके के, दो लेवल के सेट हो किए जा सकते हैं। एक रहता है आपका एक्सपेक्टेशन बजट। सर इसमें क्या किया जाएगा, जो आपकी करंट लेवल है वही कंटिन्यू की जाएगी। अभी सर आप 50,000 यूनिट्स पर मंथ बनाते हो, चलो 52 का ले लो या 55 का, 53 का ले लो या 50 का ही रहने दो सर, वी आर गोइंग कंफर्टेबल। डिमांड भी लगभग उतनी है, सेल्स वाले भी इतने ही बेच पा रहे हैं, उससे ज्यादा बनाएंगे, जबरदस्ती का स्टॉक बनकर पड़ा रहेगा। एक्सेप्टेशन बजट, एक्सपेक्टेशन बजट चीज भाई, आपके पास जितना पैसा है, जितना आपको लग रहा है उतना ही चलने दो, कीप दिस थिंग्स ऑन करंट स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद आता है आपका एस्पिरेशनल बजट। अब भाई ये टारगेट वाला बजट होता है कि हम 5 लाख बनाएंगे, 10 लाख बनाएंगे, अरे ऐसा जबरदस्ती वाला टारगेट नहीं, मतलब अचीवेबल टारगेट होता है। ओके, आपका प्लान टारगेट होता है कि सर राइट नाउ वी आर मेकिंग 50,000, सर डिमांड बहुत अच्छी मार्केट में, वी कैन प्लान फॉर 55 इन द नेक्स्ट मंथ, देन वी कैन गो फॉर 60 एज वेल, बिकॉज सर हमारी कैपेसिटी है, हमारी मशीन की कैपेसिटी 1 लाख है। सो हम धीरे 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 इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज एन एस्पिरेशनल बजट। ये सबको उम्मीद देता है, सबको एस्पिरेशन देता है, सबको एक गोल देता है कि भाई हमें और थोड़ी मेहनत करनी है, राइट। सो ये दो लेवल के बजट्स होते हैं आपके। अब अब आपके जो, एक मिनट, हाँ, अब आपके जो बजट्स होते हैं गाइस, सबसे पहले आप क्या टाइप्स के बजट्स हो सकते हैं। अब ये वैरायटी ऑफ टाइप बजटिंग में आ गया अभी। ओके, बहुत तरीके से आप बजट्स बना सकते हो। सबसे एक तरीका होता है आपका टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच मतलब एकदम सिंपल है, एक मिनट। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होगा गाइस, कि आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो किसी का सुनेगा नहीं। इसको हम बोलेंगे इंप्लीमेंटेड बजट भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, मिनट, इसको आप इंप्लीमेंट इंपोज बजट, इसको आप इंपोज बजट भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट किसी को सुनेगा नहीं। उनको जो सही लग रहा है वो उन्होंने डाल दिया सारे लोगों के ऊपर कि भाई इतना तो आपको बनाना ही है, हम किसी का कुछ पूछने वाले नहीं है। और उसका कंप्लीटली अपोजिट होता है बॉटम अप अप्रोच, जिसमें हम नीचे के जो ऑपरेशनल लोग हैं इन सबको पूछेंगे, इन सबका व्यू लेंगे और हमारे मिडिल मैनेजमेंट को भी पूछेंगे, और फिर हम टॉप मैनेजमेंट ये व्यू कंसिडर करके बजट बनाएंगे। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर फ्लो हो रही है। टॉप डाउन में भाई कोई सुन ही नहीं रहा है, चुपचाप ऊपर वाले ने जो बोला वो नीचे करना है। तो ये हुआ आपका बॉटम अप अप्रोच, ये हुआ आपका टॉप डाउन अप्रोच। ओके, तो बॉटम अप अप्रोच में हम सबको, इट्स आल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव बजट, जिसके अंदर हमारे सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना सजेशन, अपनी अपनी एडवाइसेस भी दे रहे हैं, जिसको कंसीडर करके टॉप मैनेजमेंट बजट बनाती है। अब दोनों ही अप्रोच के अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज है। अब जैसे मैं आपको बता दूं बॉटम अप अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। इसका एक डिसएडवांटेज ऐसा हो सकता है कि आपका बजट लो लेवल पे सेट हो, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो ऑपरेशनल पीपल है वो क्या करेंगे, वो अपने को जो कंफर्टेबल टारगेट है, सर हम 50 बनाते ना, चलो यार 51 का टारगेट लेंगे, जो उनको कंफर्टेबल टारगेट है वो ही करेंगे कंटिन्यू। ऐसा हो सकता है। और टॉप डाउन में ऐसा हो सकता है कि भाई आप जो बोल रहे हो सब लोग सुन नहीं रहे आपका। तो दोनों के अपने एडवांटेज, दोनों के अपने डिसएडवांटेज है। तो बेटर ये रहेगा कि आप कहीं पे बीच में लो, नीचे वालों का भी व्यू लो और ऊपर वाले का भी लो। जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि मैं टेस्ट कब लूं, तो आप कब बोलना, सर आज ही टेस्ट लो, हम आज ही, सर आपने जो पढ़ाया आज आज हम पढ़ेंगे, आज के आज आप टेस्ट लो, बात खत्म करो। ऐसा मुझे लगता 100 में से आधा बच्चा भी नहीं बोलेगा। आधा बच्चा इसलिए बोला ना क्योंकि आपका आधा मन भी नहीं ये बोलेगा। तो वो बॉटम अप मैंने आपकी सुनी, तो ऐसा होना ही नहीं कभी। टॉप डाउन वीकली टेस्ट रहेगा, एवरी फ्राइडे, कुछ करो मत करो टेस्ट देना कंपलसरी, नहीं किया आपके घर पे फोन जाएगा। तो जैसे दोनों अप्रोच, टीचिंग में तो ऑब्वियसली सर टॉप डाउन ही ज्यादा अप्रोच अच्छा रहता है, बट यस आपके ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू गो समवेयर इन बिटवीन, बीच वाला अप्रोच हम ले लेंगे। उसके बाद हम जाते हैं आपके इंक्रीमेंटल बजट के अंदर। अब ये जो आपका इंक्रीमेंटल बजट होता है ना, अब ये इंक्रीमेंटल बजट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो ऑलरेडी बजट प्लान किया हुआ है, आपने जो ऑलरेडी बजट प्लान किया हुआ है, आपका जो लास्ट टाइम का बजट था, ओके, लास्ट ईयर का जो बजट था, उसको ही हम थोड़ा सा अपडेट करके आपके करंट ईयर का बजट भी बना देते हैं। उसमें सर 5-10% जो भी बढ़ाना है वो हम बढ़ा देंगे, जो ग्रोथ है जो हमें लग रही है हर चीज में 10-10% बढ़ा देंगे और हम इस बार का बजट बना देंगे। ओके, तो इंक्रीमेंटल वर्ड ही बोल रहा है कि भाई पिछला जो लिया था उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट करो और नया बजट बना दो। बिन काम का टेंशन लेना नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमको ये सब चीजें करने में। फटाफट फटाफट जो हमने पीछे सोचा था वही हम आगे भी बना, उसको ही हम थोड़ा अपडेट करके नए चीजों के हिसाब से, इस साल के कंडीशंस के हिसाब से हम बना देंगे।
अब इसके एडवांटेज है कुछ कुछ, क्या क्या एडवांटेज है देखो। इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड है, फटाफट पिछला लो 10% ऐड करो, बन गया बजट। सुटेबल इफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल एंड हिस्टोरिक फिगर्स आर एक्सेप्टेबल। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल प्रोग्रेस कर रही है और पिछला जो बजट था वो आपका बड़ा सक्सेसफुल था, एडवर्स वेरिएंस बिल्कुल भी नहीं आए थे या बहुत कम आए थे, दैट्स ग्रेट, उसको ही अपडेट करो और चलने दो। एंड मैनेजर्स विल बी नॉट डिमोटिवेटेड बाय द टारगेट चेंजिंग रेगुलरली, मैनेजर विल नॉट बी डिमोटिवेटेड। और हमेशा आप उनको 20-20 25-25 तक का टारगेट बढ़ा के दे रहे हो, इससे बेटर तो मैनेजर भी खुश रहेगी कि भाई हाँ इस बार इतना किया था, इस बार थोड़ा और करेंगे, सो एवरीवन इज हैप्पी। ओके, बट इज डिसएडवांटेज दैट बिल्ड्स ऑन, अगर पिछले साल के बजट के हिसाब से ही हम बना रहे हैं तो पिछले साल में जो इनएफिशिएंसी थी, जो गलतियां थी, वो भी कंटिन्यू हो जाएंगी, राइट। अनइकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कंटिन्यू, पिछले साल जो लोग आराम कर रहे थे वो इस साल भी आराम करेंगे, राइट। क्योंकि पिछले साल जो हमारे एग्जांपल फर्म कंटिन्यू टू मेक अ कंपोनेंट इन हाउस, पिछली बार जो गलतियां की थी, पिछली बार हमने बोला था कि हम हमारी चीज हम खुद ही बनाएंगे, जो कि आपका गलत डिसीजन था, स्टिल आप कंटिन्यू कर रहे हो। एंड मैनेजर में स्पेंड अननेसेसरली टू यूज अप देयर बजट्स, और ये ऐसा हो सकता है देखो, अब जब आप 10% से सब चीज बढ़ा रहे हो, तो मैंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट का बजट 10% से बढ़ा दिया, बट अभी एडवर्टाइजमेंट में अभी मैं ऑलरेडी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन 5 लाख खर्चता है, 10% बढ़ा के 5.5 लाख कर दिया, मेरा एडवर्टाइजमेंट बजट ऑलरेडी 5 लाख में खुश था, उनको और नहीं चाहिए थे पैसे, इट वॉज यूजिंग ऑल अप्रोप्रिएटली, लेकिन क्योंकि अब बजट बना दिया, बढ़ा दिया है, उनको अभी 5.5 लाख खर्चने पड़ेंगे। एंड सी, आप बोलोगे सर क्यों खर्चने पड़ेंगे, उनको नहीं खर्चना, मत खर्चो। सी, जो मैनेजर रहेगा एडवर्टाइजमेंट का, उसको जो बजट दिया है, अगर उसने उतना नहीं स्पेंड किया तो मुझे नेक्स्ट टाइम लगेगा उसको उतने की जरूरत ही नहीं है, मैं कम कर दूंगा, ये डर से वो क्या करेगा, जितना का बजट मिला है वो कैसे भी स्पेंड करेगा ही करेगा। ओके, गवर्नमेंट में भी होता है, अब गवर्नमेंट हर साल बजट लेके आती है, तो जैसे बजट जो डिपार्टमेंट को जितना पैसा मिला है, अगर उन्होंने उतना स्पेंड नहीं किया तो अगले साल वो थोड़ा पैसा कम कर देंगे। तो क्या होता है फिर प्रॉब्लम, कि जो डिपार्टमेंट में लोग रहते हैं वो ट्राई करते हैं कि जितना बजट मिला उतना तो हम स्पेंड कर ही दे, ओके, नहीं तो उनका डिपार्टमेंट अगली बार कम हो जाएगा। ये होता है आपका इंक्रीमेंटल बजट्स। तो अभी तक हमने 3 टाइप के बजट देखे गाइस, एक आपका देखा हमने टॉप डाउन अप्रोच, उसके बाद हमने देखा आपका बॉटम अप अप्रोच, और उसके बाद अभी हमने देखा जो आपका था इंक्रीमेंटल बजटिंग। अब जो तीसरे चौथे टाइप का जो बजट है वो है आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। अब जीरो बेस्ड बजटिंग जैसे कि आपको नाम बताता है, क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या है ये? यस, जैसे कि आपको नाम बताता है, ये बजट होता है आपका जीरो बेस्ड, मतलब कि स्क्रैच से हम चालू करेंगे, जीरो से हम चालू करेंगे पूरा नया। तो यू कैन से ये इंक्रीमेंटल का अपोजिट है। इंक्रीमेंटल में हमने पूरा पीछे वाले का ही पार्ट ले लिया था, उसको अपडेट कर दिया था, पर जीरो बेस में आप क्या करेंगे, पूरा की पूरा नया बजट बनाएंगे। ओके, जीरो से हम बजट बनाना चालू करेंगे, स्क्रैच से हर चीज जीरो से सोचेंगे। ओके, तो कि हम ये ताकि सब चीज कहीं पे कुछ पिछले टाइम गलतियां हुई होगी वो आगे कंटिन्यू ना हो। एडवांटेज क्या है, ऑब्सोल्यूट ऑपरेशंस एंड कैन बी आइडेंटिफाइड। कोई ऑपरेशंस है जो आपके ऑब्सोल्यूट है, नहीं काम के, इनएफिशिएंट है, वो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि इस बार आप सब चीज जीरो से सोच रहे हो। ZBB लीड्स टू इंक्रीज स्टाफ इन्वॉल्वमेंट एट ऑल लेवल्स। अब क्योंकि आप जीरो से चालू कर रहे हो, आपको सब लेवल के स्टाफ को पूछना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, उनकी करंट एक्टिविटीज को पूछना पड़ेगा, उनके पिछले टाइम के एक्सपीरियंस को पूछना पड़ेगा, तो सब लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं बजट के अंदर। एज यू आर मेकिंग न्यू बजट, आपके जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस है ये सब आप उसके अंदर कंसिडर कर लोगे। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एनहांस्ड। अगेन क्योंकि आप जीरो से बना रहे हो, तो आपकी जो भी कॉस्ट के बिहेवियर पैटर्न है कि कॉस्ट कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, इस सब की आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, एंड रिसोर्सेज शुड बी अलोकेटेड इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। एंड अगेन क्योंकि आप जीरो से चालू कर रहे हो, आपको पता है आपके कौन सी चीज, कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका जो भी अलोकेशन रहेगा वो राइट फ्रॉम जीरो और अच्छी से रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा और इफिशिएंट रहेगा। तो ये बात हो गई हमारे एडवांटेजेस के बारे में। अब हम देखते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस जीरो बेस्ड बजटिंग में, जो कि हम जीरो से चालू करते हैं। पहला, इट एम्फसाइजेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिटरमाइन लॉन्ग टर्म गोल्स। अब ये क्या, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, आपके इट एम्फसाइजेस ऑन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, कि भाई अभी क्या करना है, अभी इस साल की क्या बात है, इस साल में क्या होगा, जीरो से चालू कर रहे हो, इस साल में बेनिफिट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो बंद कर दो। तो शॉर्ट टर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है आपके लॉन्ग टर्म से। उसके बाद, द बजटिंग प्रोसेस मे बिकम टू रिजिड एंड द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी एबल टू रिएक्ट फॉर अनसिन अपॉर्चुनिटीज।
क्योंकि आप इतना फोकस हो, इतना रिजिड हो, इतना स्ट्रिक्ट हो आपके जीरो बेस बजटिंग से, क्योंकि पूरा आपने नया बनाया है, तो मे बी आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं रख रहे हो। द मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड मे नॉट बी प्रेजेंट। भाई पूरा जीरो से चालू करना है, आप जैसा इंपॉर्टेंट होशियार मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी तो चाहिए, वो नहीं रहा तो कैसे बनाओगे? और बना भी दिया तो कैसा आपका बजट बड़ा अप्रोप्रिएट रहेगा? मैनेजर्स में फील डीमोटिवेटेड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन बजटिंग प्रोसेस। अभी क्योंकि अब जीरो बेस्ड बजटिंग कर रहे हो तो फिर जीरो से चालू करना है, मैनेजमेंट को थोड़ा डिमोटिवेशन आ सकता है, क्योंकि उनको काम कम और बजटिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड रैंकिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और वेयर बेनिफिट्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर। जहां पे बेनिफिट्स आपके क्वांटिटेटिव नहीं है, आपके अमाउंट में नहीं दिखते हैं, वैसी जगह पे आपको रैंक देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो क्वालिटेटिव के बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, ये रैंक देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दिस आर सर्टेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सी गाइस, अब आपको बोलेंगे सर हमें क्या सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रखने के? नहीं, बट ट्राई टू रिमेंबर वन टू एटलीस्ट फ्रॉम ईच ऑफ देम। ओके, और अगर आपको बजट समझा है तो आपको वो याद रखने के लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा मुश्किल होगी। ओके, बट याद रखो, एक दो आपको क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट ब्लंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज रिमेंबर, आपका पीएम का पेपर का मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ आपके यूट्यूब पे, आप कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसा फोकस रहेगा, वो आप देखना। आपका पीएम का पेपर इज 50% प्रैक्टिकल एंड 50% थ्योरेटिकल, आई कैन से दैट। ओके, सो प्लीज अब थीरीज को इग्नोर मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, एमए में हमें आदत लग जाती है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं, बट ऐसा मत करना। Okay, just go through the advantage and disadvantage, guys, once. Okay, अब हम जाते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, जो कि है आपका रोलिंग बजट। अब आप बोलेगा सर रोलिंग बजट क्या है? तो जैसा आपको नाम सजेस्ट करता है, रोलिंग, ऐसा 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 रोल हो रहा है वो। ओके, अब सर ये क्या होता है? सी यार, रोलिंग बजट क्या होगा ना गाइस, जब चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है, जहां सर्कमस्टांसेस हर महीने बदल रहे हैं, पता नहीं अगले महीने क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एवरी क्वार्टरली और मंथली बजट बनाती है। तो मतलब अभी फेब चालू हुआ तो हम मार्च का बजट बनाएंगे, मार्च चालू हुआ तो फिर हम अप्रैल का बजट बनाएंगे, या फिर अभी जो क्वार्टर है ये बनाएंगे, फिर अगले क्वार्टर का बनाएंगे, फिर एक एक क्वार्टर वाइज हम बनाएंगे। पूरे साल का हम सोच ही नहीं सकते सर, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी चेंजिंग है, पता नहीं कल कौन सा रंग रूप ले लेगी ये इंडस्ट्री। तो हमारा बजट बनाया हुआ वेस्ट हो जाएगा, जबरदस्ती के वेरिएंसेस दिख जाएंगे। तो ऐसी इंडस्ट्री रोलिंग बजट्स बनाती है, जो आप कंटिन्यूअस बजट्स बनाते रहते हो। ओके, तो आप बोलोगे सर ये बजट से बनाते रहेंगे तो फिर ये काम कब करेंगे? तो डोंट वरी, एक डिपार्टमेंट अलग होता है। नाउ एडवांटेज ऑफ दिस इज प्लानिंग एंड कंट्रोल विल बी बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट बजट्स। जो पीछे मंथ हुआ वो आप तुरंत देख रहे हो, और फिर आप अगले मंथ का बना रहे हो या अगले क्वार्टर का बना रहे हो, तो आपकी चीजें और एक्यूरेट रहेगी। रोलिंग बजट रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन बजटिंग सिंस दे कॉन्सेंट्रेट ऑन शॉर्ट टर्म व्हेन द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज मच स्मॉलर। तो जब आपकी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, तो हम शॉर्ट टर्म बजट बना रहे हैं, हर मंथली बजट बना रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी को हम कम कर देते हैं। राइट, जबरदस्ती का एक साल का बनाकर रखना है, दैट वोंट मेक अ सेंस हियर। उसके बाद देयर इज ऑलवेज अ बजट दैट एक्सटेंड्स इनटू द फ्यूचर, नॉर्मली 12 मंथ्स। ओके, एक एक बजट बड़ा बना हुआ रहेगा, जो रहेगा 12 महीने का, लेकिन हम रूलिंग में कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे हर अगले क्वार्टर का या मंथली का। इट फोर्सेस मैनेजमेंट टू रीअसेस द बजट रेगुलरली टू प्रोड्यूस बजट्स व्हिच आर मोर अप टू डेट। तो हर क्वार्टरली हम उसको अपडेट करते रहेंगे ताकि चीजें और रिलेवेंट रहे। तो जैसे एडवांटेज है उसके साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। सबसे पहले दिस आर मोस्ट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, पूरा एक डिपार्टमेंट अलग से लगेगा जो कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा। मे डिमोटिवेट एम्प्लॉय इफ दे फील दैट दे स्पेंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इन बजटिंग। या हम बार बार मैनेजर को बुला के बोलते हैं हाँ भाई नेक्स्ट महीने का क्या बोलना है, हर महीने बुलाइए अगले महीने का क्या बोलना है। दिस मे कैन बी डिमोटिवेटिंग फॉर देम। देयर इज डेंजर दैट द बजट में बिकम लास्ट बजट प्लस और माइनस अ बिट। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, रोलिंग बजट को भी उन्होंने इंक्रीमेंटल बना के रख दिया। पिछले बजट को लेते हैं, लगता है 2% प्लस करो, लगता है चेंज नहीं है सेम रहने दो, लगता है कम होगा माइनस कर दो। ये एक प्रॉब्लम है कि बाद में थोड़े टाइम बाद आपके लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। An increase in the budgeting work may lead to less control of the actual results. Okay? और क्योंकि आप बजट पे ही फोकस करते जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक्चुअल पे तो फोकस ही नहीं है। ओके, एंड इश्यूज विद वर्जन कंट्रोल एज ईच मंथ फुल ईयर नंबर्स विल चेंज। और हर साल पूरे नंबर आप चेंज करते जा रहे हो बार 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 बार, तो इट कैन बी अ मोर प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर यू एज वेल।
तो ये होता है आपके रोलिंग बजट से कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। जस्ट गो थ्रू इट गाइस वंस। कोई क्वेरीज होगी, कुछ होगा तो मुझे बताना। यस। So now the last type of budget which is your activity based budgeting। अब आपको एबीसी कॉस्टिंग तो बड़ा क्लियर है, ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसके ऊपर हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी, जिसके अंदर अगर आपको याद है तो हमने क्या किया था, अलग अलग एक्टिविटीज के आइडेंटिफाई किए थे, उन सबका कॉस्ट पुल बनाया था और उन सबकी जो भी कॉस्ट थी उन सबको हमने एक जगह जमा कर लिया था। अब ये एक्टिविटीज को हमने क्या किया दोस्तों, ये एक्टिविटीज के लिए हमने अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ड्राइवर्स भी ढूंढ के रखे थे और ये ड्राइवर्स उन एक्टिव कॉस्ट को ड्राइव करते थे और हमने वो हिसाब से सबका एक अलग अलग ओआर निकाला था और फिर जो प्रोडक्ट आपका जितना जितना एक्टिविटी यूज करता था उतना उतना हम उनको कॉस्ट ओवरहेड का दे देते थे। ये था आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसी बेसिस पे आप बजटिंग में बढ़ाओगे। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, आपके एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के अंदर हम हर एक्टिविटी का अपना अपना बजट बना देंगे और हमें यह भी पता है कि हमको ये कॉस्ट को, ये एक्टिविटी के कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कहां करना है हमको, हमारे ड्राइवर्स पे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्राइवर्स क्लियरली पता है। फॉर एग्जांपल रेंट, मुझे रेंट कम करना है तो एरिया कम करना है, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स कम करने हैं मुझे। सो सी इट गिव्स मी अ क्लियर आइडिया कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगी। तो क्योंकि हर एक्टिविटी का आपने ड्राइवर ढूंढ के रखा हुआ है, तो इसका एक एडवांटेज यही है, ड्रॉज अटेंशन टू द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड एक्टिविटीज which can large proportion of total operating cost। यहाँ पे आपका फोकस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो है ही, पर ये डायरेक्ट फोकस आपके ओवरहेड के ऊपर भी लेके जाता है, जो कि आपके आजकल के बिजनेसेस का एक बड़ा पार्ट होता है। It recognizes that it is activities which drive cost। If we can control the cost drivers of cost, then cost should be better managed and understood। ओके तो यहाँ पे हमें एक समझ में आएगा, यहाँ पे जो एक्टिविटीज है ये होती है जो कॉस्ट ओवर लेकर जाती है। तो हम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, ड्राइवर को कंट्रोल कर लेंगे ऑटोमेटिक कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। एबीबी कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एज वेल बाय रिलेटिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम टू द लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। तो जो आइटम है वो आइटम की कॉस्ट में कितना आपने कौन सी एक्टिविटी को यूज किया है वो लेकर आप ये भी क्वालिटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। तो ये आपका एक लास्ट टाइप ऑफ बजटिंग आ गया जहां पे हम एक्टिविटी बेस करते हैं, बट इसके भी ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स हर जगह लगनी है। इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई क्लियर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एक्टिविटीज तो आप आइडेंटिफाई करोगे, पर हर एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे किसके पास है ये थोड़ा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो बटी हुई भी रह सकती है। जैसे पेंटिंग है तो 2-3 फैक्ट्री में बटी हुई है, तो आप कैसे लाओगे, थोड़ा वो डिफिकल्टी हो सकती है। फर्दर इट कुड बी आर्ग्यूड इन द शॉर्ट टर्म मेनी ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट कंट्रोलेबल एंड डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। और बहुत से जो कॉस्ट जैसे रेंट, शॉर्ट टर्म में आप रेंट को कहां से बदल सकते हो सर? आपको कंट्रोल करना भी चाहूं तो मैं अचानक थोड़ी एक फैक्ट्री को आधा कर सकता हूं। एक आध साल 2 साल के लिए तो रुकना पड़ेगा ना मुझे, जब तक मेरा एग्रीमेंट भी खत्म हो। तो ये आर्ग्यूएबल है कि यार एक्टिविटीज के बेसिस पे आप क्या सच में बजट बना सकते हो और बना के कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो गाइज ऐसा ये हो गया आपके करीब करीब 7 से 8 टाइप के बजट्स जो हमने देखे, और सारे बजट्स के हमने इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लिए। ओके तो बेसिकली ये आपका पूरा बजटिंग का पार्ट है आपके सिलेबस में। ओके सो यस, इसके बेसिस पर अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप अपने जो अपने एप्लीकेशन यहाँ पे अपने अपने ऑप्शन नीचे देखो, आपको क्यूए ये ऑप्शन दिखता होगा, वहां आप जाके कोई भी क्वेरीज रेस कर सकते हो ताकि आपको क्वेरीज का आपका आंसर विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। अब ये जो आपके बजट होता है इसमें दो तरीके के कंट्रोल्स होते हैं गाइस। एक कंट्रोल होता है आपका फीडबैक कंट्रोल, और फीडबैक कंट्रोल जो कि जनरली आप देखो लेक्चर होने के बाद आप मुझे फीडबैक दोगे, ये फीडबैक हो गया। अब ये फीडबैक को क्या करेंगे, वो अपने बजट से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे नहीं सुमित सर आपने ये गड़बड़ कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, बच्चे ने ऐसा बोला या वैसा बोला, या बच्चे बड़े बढ़िया बोल रहे हैं, जो भी है। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम वो क्लास में मैं ध्यान रखूंगा। दिस इज फीडबैक कंट्रोल। तो फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, आप पहले बजट बनाते हो, फिर हम वो एक्टिविटी करते हैं, और फिर जो आपके रिजल्ट आए यहां पे हम लेते हैं आपका फीडबैक, और ये फीडबैक से हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। दिस इज फीडबैक कंट्रोल। अब दूसरा, ये तो आपको पता होगा, वेरी सिंपल है, बट दूसरा आप नया जो पढ़ सकते हो वो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सर ये क्या बात हुई? तो देखो फीडबैक कंट्रोल एक्टिविटी होने के बाद किया गया था, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एक्टिविटी होने के पहले किया जाएगा।
ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? तो देखो और समझो। समझो, अब पे अटेंशन एवरीवन, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट ध्यान रखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 1 अप्रैल को, समझो 1 अप्रैल को हमने एक बजट बनाया। ओके, ये है समझो हमारी बजट लाइन। फिर क्या किया हमने, एक फोरकास्ट भी बनाया। ये हमारी फोरकास्ट लाइन। सर फोरकास्ट कैसे बनाएंगे, भूल गए क्या? फोरकास्टिंग की टेक्निक तैयार की थी ना हमने, टाइम सीरीज एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, राइट। अब आपने एक्चुअल काम चालू किया यहां पर ऑन दिस लाइन इटसेल्फ। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस बिट। मैं बनाता हूं, ये हुआ मेरा फोरकास्ट। अब हमने क्या किया, हमारी एक्चुअल एक्टिविटी चालू कर दी करना, और वो देख रहे हो आप, ये लाइन के हिसाब से जा रहा है जो हमने फोरकास्ट बनाया था। तो अब देखो पीरियड खत्म हुआ है या नहीं, पीरियड यहां पे खत्म होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो यहां पे ही आप एनालिसिस कर रहे हो कि आपके बजट में और आपके फोरकास्ट में जो आप कर रहे हो, इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। दिस इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ताकि हम अभी ही कंट्रोल एक्टिविटी ले ले, ताकि ये ऐसे चले जाए और ये भी जो है आपका, या बजट में ठीक करना है कुछ, तो वो दोनों मिलके लाइन एक बन जाए, ताकि आप एट द एंड, अंत भला तो सब भला कर सको। तो फीड फॉरवर्ड, फीडबैक कंट्रोल कब आएगा, ये खत्म होने के बाद आपका फीडबैक कंट्रोल आएगा, जो नेक्स्ट पीरियड में हेल्प करेगा। बट फीड फॉरवर्ड जो कंट्रोल रहेगा वो आपके करंट पीरियड में ही काम आ जाएगा, ताकि आप अप्रैल का 1-2 महीने होने के बाद ही समझ जाओ कि आप किस दिशा में जा रहे हो, और वो दिशा आपके बजट से भटक रही है, तो कोशिश करो कि आप उसको सिंक्रोनाइज कर दो। ओके, जो जो परमानेंट फैक्टर्स है उसमें बजट को इंप्रूव कर दो, या जो फॉर जो आपके आपके एक्चुअलिटी में गड़बड़ है उसको आप इंप्रूव कर दो, ताकि ये लाइंस में ये जो अंतर है, ये अंतर और ना रहे। एवरीवन क्लियर? यस, ओके। सो गाइस, अब इसके बाद एक लास्ट बात जो आपके यहाँ पे बात डिस्कस की जाती है, जो कि होती है आपकी बियॉन्ड बजटिंग। अब बियॉन्ड बजटिंग क्या है कि भाई आप सिर्फ बजट तक मत रुको, बजटिंग के पार, इस दुनिया के पार भी थोड़ा और सोचो। तो बियॉन्ड बजटिंग क्या बोलता है कि आपके जो भी प्रिंसिपल्स है ना, प्लीज कीप देम क्लियर। आपकी जो बाउंड्रीज है ना, उसको भी एकदम क्लियर रखो। आपके प्रिंसिपल जिस बेसिस पे आप बजट बना रहे हो, आपकी बाउंड्री जो आप बना रहे हो, वो एकदम क्लियर रखना, ताकि सबको समझे और सबको पता रहे कि भाई मटेरियल प्राइस 50 रुपीज kg के ऊपर जाना ही नहीं है। गोल्स एंड टारगेट्स विच आर बेस्ड ऑन रिलेटिव सक्सेस एंड लिंक्ड टू शेयरहोल्डर्स वैल्यू। और आपके जो भी गोल्स हैं और जो भी टारगेट्स हैं, वो इस तरीके से रखो जो रिलेटिव सक्सेस लाए और आपके शेयर होल्डर के वैल्यू को बढ़ाए, या शेयर होल्डर को वैल्यू से लिंक्ड रहे। जबरदस्ती के कोई भी गोल्स मत रखो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आप प्रॉफिट बनाने जा रहे हो, इट वोंट मेक सेंस। तो गोल्स आपके वो रखो जो आपके शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाए, क्योंकि एट द एंड दे आर द ओनर। मैनेजर शुड बी गिवन अ हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। और मैनेजर को भी फ्लेक्सिबिलिटी दो, उनको भी, उनके हाथ में भी कंट्रोलेबल कॉस्ट रहने दो, ताकि वो चीजों को कंट्रोल कर सके या कुछ मैनेज कर सके, क्योंकि उनको फ्रीडम रहेगा तो वो और अच्छी से परफॉर्म करेंगे। बहुत ही कन्फाइंड रखोगे उनको तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन दैट जनरेट वैल्यू शुड बी प्लेस्ड फ्रंटलाइन फ्रंटलाइन टीम्स। जो टीम काम कर रही है फ्रंट लाइन में, जो एक्चुअल काम कर रही है, जो आगे काम कर रही है, जो आगे बढ़ के काम कर रही है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उनके डिसीजंस लेने की, ताकि वो वैल्यू ऐड कर पाए अपने थॉट से, अपने प्रोसेस से, अपने काम से। एट देन बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन टीम्स। Frontline team should be made responsible for the relationship with customers, associates, business and suppliers. तो जो सप्लायर्स में, जो परचेस में है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जो सेल्स में है उनको कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जो डिलीवरी में है उनको फीडबैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, सबको सिर्फ जबरदस्ती तुम काम मत कराओ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे तो उनको समझे, और वो बुरा परफॉर्म करे तो भी उनको समझे। एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम है, इन सबको आप जिस भी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम आपकी ट्रांसपेरेंट और क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ आपके कंसेप्ट है जो सिर्फ बजट बोलती है कि सिर्फ बजट्स पे मत रुको, बजट्स के बाहर भी जाओ, गो बियॉन्ड बजटिंग। Okay, so with this we have a beautiful discussion, a complete revision of all the important parts हमारे बजटिंग चैप्टर के अंदर।
तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं सब लेकर आया हूं, कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आया हूं, ताकि हम फटाफट फटाफट आप ये रिवाइज कर पाओ। अब दोस्तों आप इस रिवीजन का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हो, तो एक चीज समझो, आप एक काम कर सकते हो, ये जो रिवीजन है ना, एक चैप्टर चालू करने के पहले देखना या चैप्टर चालू होने के बाद देखना। तो क्या होगा ना, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप चैप्टर जब पढ़ोगे, आप चैप्टर फटाफट पढ़ लोगे। तो एक बार आपने मेरा सुन लिया, फिर चैप्टर फटाफट पढ़ के हुआ, फिर वापस एक बार जाते आते चलते फिरते वॉकिंग में, ट्रैवलिंग में, कहीं पे भी आप एक कार में डाल दो, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ओके, फिर टेंशन का काम ही नहीं रहेगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रिस्क आपको पता है, विच इज क्वांटिफाइबल, इट कैन बी एंड इट इज क्वांटिफाइबल। ओके, इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, कितना परसेंट है, कितना ज्यादा है, रोहित शर्मा कितने रन बना सकता है, कितना नहीं बना सकता है, 50%, 60, जो भी है, इट इज क्लियर कट। अनसर्टेनिटी इज समथिंग विच इज अनक्लियर, विच इज नॉट सर्टेन, जिसके बारे में आपको क्लैरिटी भी नहीं है। ओके, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। रिस्क में आपको पता है कि कितना गड़बड़ है, क्या गड़बड़ नहीं है, और क्वांटिफाई आप कर सकते हो। अनसर्टेनिटी में ये ऑप्शन आपको नहीं है। ओके एवरीवन, क्लियर? नाउ उसके बाद दोस्तों, जस्ट अ सेकंड, यस, उसके बाद नाउ नेक्स्ट थिंग, मेथड्स टू डील विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ओके, अब ये जो भी आपके रिस्क है और ये जो भी अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस में रोजाना बहुत सारा रिस्क और अनसर्टेनिटी होना ही है। अब ये जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है आपकी, इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जितना आप इसको कम रखोगे उतना आपका बिजनेस फ्लरिश होगा। तो इसके कुछ मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हो, और जो यूज करके आपके रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्लैरिटी से क्लियर रख सकते हो आप। सबसे पहला आप कर सकते हो आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सर ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, तो मैं सबसे पहले हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने यहां पे किसी को कोई बात बोल दी, एक समझो कुछ रूड बात बोल दी, तो एक बंदा रहेगा जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक बंदा रहेगा जो मे बी जिसको बहुत खराब लगेगा, उसे बहुत खराब लगेगा कि सर आपने ऐसा कैसे मुझे बोल दिया, मे बी रोने लग जाए। एक बंदा रहेगा जो मुझे वापस दो बात बोल देगा। तो आपने क्या समझा, बात सेम थी, हाँ बात सेम थी, तो बात सेम थी, आप बोलोगे सर ये जो बीच वाला था ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इज डाइल्यूटेड, इज नॉर्मल। जो ये था ना सर, ये तो बड़ा एग्रेसिव था, एकदम नॉन सेंसिटिव था सर, आपने जो बोला वो तो छोड़ो सर, वो दो बात बोल के चले गया आपको। और ये जो बंदा बेचारा रोने लग गया, ये सर बड़ा सेंसिटिव बंदा है। तो हमने क्या किया, जब मैं एक चीज बोलूं उनको, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। कोई ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, कोई तो उससे हम बोलेंगे भाई ये बहुत सेंसिटिव है, और कोई बिल्कुल नहीं रिएक्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं यार एकदम नॉन सेंसिटिव है, इसको कुछ भी बोल दो, राइट। तो वो एडवर्टाइज में आता ना, क्या आपके दांत में सेंसिटिविटी है, खाने का आइटम सेम है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर किसी को बहुत फर्क पड़ रहा है, इसलिए बोलता है हाँ भाई बहुत दुखता है मेरा दांत, फिर ये टूथपेस्ट लगा दो आप, राइट। तो दैट सेंसिटिव कि उनके दांत में सेंसिटिविटी ज्यादा है, मेरे इसमें नहीं है। तो सेम थिंग हम हमारे आपके प्रॉफिट्स में भी देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट्स है, ओके, आपका जो प्रॉफिट्स है वो कितना सेंसिटिव है अलग अलग मैटर को लेकर, मे बी डायरेक्ट मटेरियल को लेके, डायरेक्ट लेबर को लेके, ओवरहेड को लेके, या फिर आपके सेल्स कॉस्ट को लेके, या फिर आपके एडमिन कॉस्ट को लेके, जो भी अलग अलग टाइप की कॉस्ट है, हम इन सब से, इन सबको हिलाकर, इन सबको हटाकर हिलाकर हम इसका प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल को 10% बढ़ाओ, देखो प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट लेबर को 10% बढ़ाओ, देखो प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ओवरहेड को 5% बढ़ाओ, देखो प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहेगा प्रॉफिट के ऊपर, कि डायरेक्ट मटेरियल मेरे 10% से बढ़ाया, मेरा प्रॉफिट 20% से घट रहा है, तो आई विल से डायरेक्ट मटेरियल इज द मोस्ट सेंसिटिव। सर मेरा प्रोडक्ट डायरेक्ट लेबर से 10% से बढ़ाया, प्रॉफिट 15% से बढ़ रहा है, ये भी सेंसिटिव है। सर मेरा ओवरहेड्स मैंने 5% से बढ़ाया, प्रॉफिट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा सर, ये नॉन सेंसिटिव है। तो सर हम ये करके क्या करेंगे, अरे ये करके हमने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली जिसको हमें केयरफुल रहना है। जैसे मैंने ये बात समझ ली कि भाई इस बंदे को अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे मुझे केयरफुल रहना है, इसको मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो रिएक्ट भी नहीं करने वाला है। वैसे ही मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लेता हूं, कौन सी चीज को मैं हिला सकता हूं, कौन सी चीज कल जाके कुछ हिल जाएगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर कौन सी चीज हिलने से बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा प्रॉफिट के, उसके ऊपर आई विल बी केयरफुल। तो मैं पहले ही डायरेक्ट मटेरियल के लिए अलग अलग वेंडर आइडेंटिफाई करके रख लूंगा,
अलग अलग मटेरियल सब्स्टिट्यूट देख के रख लूंगा, क्योंकि कल जाके, क्योंकि मुझे पता है 10% प्रॉफिट में भी डिफरेंस हुआ तो मेरा प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा, राइट? मेरा मतलब 10% कॉस्ट में डिफरेंस हुआ तो मेरा प्रॉफिट बदल के लॉस हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं हमारे सेंसिटिव एनालिसिस में। अब सेंसिटिव एनालिसिस का एक प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे आप एवरी टाइम एक सिंगल फैक्टर को ही देखते हो कि मटेरियल प्राइस चेंज हुआ तो प्रॉफिट पे क्या चेंज है, डायरेक्ट लेबर चेंज हुआ तो प्रॉफिट पे क्या चेंज है। एवरी टाइम आई जस्ट लुक ऑन अ सिंगल फैक्टर। मैं अभी मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ नहीं देख सकता हूं, जो कि प्रैक्टिकलिटी में मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ में आते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट मेथड है जो कि है आपका सिमुलेशन। बट ये सिमुलेशन जो चीज है ना, ये आपका पेपर पे करना, ऑन पेपर करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए अलग अलग कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं। आप एक्सेल पे भी डेफिनेटली कर सकते हो। बट ये आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपको खुद को करने वाला क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन आपको ये समझना है ये सिमुलेशन टेक्निक क्या है। तो जैसे हमने सेंसिटिविटी के अंदर एक फैक्टर को चेंज करके आपका रिएक्शन देखा प्रॉफिट के ऊपर, सिमुलेशन में हम मल्टीपल फैक्टर को चेंज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन लाके बार बार करके हम यहाँ पे एक सिमुलेशन का एक चार्ट बनाएंगे। समझो ये प्रोडक्ट ए का है, ये प्रोडक्ट बी का है। तो आप देखो प्रोडक्ट ए इज का सिमुलेशन आप देख सकते हो। देखो कि इसमें प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होना बहुत पॉसिबल है, लेकिन चांसेस बहुत, ये समझो ये चांसेस है, चांसेस कम है। यहाँ पे प्रॉफिट कम रहेगा लेकिन चांसेस ज्यादा है। तो ये हर लेवल पे, हर रुपीज के चेंज पे, हर आइटम को चेंज करके एट अ टाइम 10 आइटम को चेंज करके भी, सो इट कैन मेक अ कोड्स अप टू 20, लाइक इट कैन यूज अ नंबर अप टू 20 नंबर्स। मतलब 5 4 3 2 2 1 8 7 ऐसे 20 नंबर तक चेंजेस कर, मतलब ऐसे इतने सारे आइटम्स को इतनी बार चेंज करके ला सकता है वो। तो ये कंप्यूटराइज एप्लीकेशन होता है। जो सेंसिटिविटी का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां पे एक एक फैक्टर ही चेक होता है, यहाँ पे हम मल्टीपल फैक्टर एक साथ चेक कर सकते हैं। कंप्यूटराइज प्रोग्राम के अंदर सिर्फ हमको उसका डिटेल डालना पड़ेगा और वो आपको प्रॉपर एक चार्ट बना के दे देगा, ताकि आपको क्लियर कट समझे कि आपको कहां पर जाना है और कैसे आपको काम करना है। तो देखो पहला हमने सेंसिटिव एनालिसिस में तो अनसर्टेनिटी आई तो हम पहले से फोकस्ड है भाई कैसा काम करना है। सिमुलेशन आया तो भी हम फोकस्ड है अभी कि भाई कैसे कौन से फैक्टर चेंज होने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो देखो ये आप आज की अनसर्टेनिटी, ये आपके रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो। ओके, बिकॉज अनसर्टेनिटी में तो आपको पता ही नहीं ना यार बॉस कल क्या होगा, तो हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक सबसे सिंपल चीज आती है जो कि आपने एमएमए के अंदर भी पढ़ी हुई, विच इज समेशन पीएक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, एवरेज कर देते हैं और एवरेज करके हम एक वैल्यू निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे यूनिट्स सेल हो सकते हैं 100 या फिर 200 या फिर 300 और मेरा प्रॉफिट पर यूनिट है, अगर मैं 100 बेचता हूं तो मुझे पर यूनिट प्रॉफिट मिलता है से 80, अगर मैं 200 बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट 90 हो जाता है, और अगर मैं 300 यूनिट्स बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट 100 हो जाता है। तो एकदम सिंपल इसका आंसर है गाइस, हम क्या कर सकते हैं, पी ये एक्स, तो यहाँ पे हम करेंगे पी इंटू एक्स, इसका टोटल विल बी नथिंग बट समेशन px। ओके, सो दिस कम्स टू 800, ये आएगा आपका 9 टू 18, 1800, ये आएगा आपका 3000। सो ये टोटल आपका हुआ, ये आपका टोटल हुआ, एक मिनट, ये 600, ये आपका टोटल होगा 1800 प्लस 800 प्लस 3000, 5600 डिवाइड बाय 600 विच इज 9.3 प्रॉफिट पर यूनिट। नहीं नहीं वेट अ मिनट, गड़बड़ की मैंने शायद से, नहीं करेक्ट, अरे सॉरी यही हो गया ना आपका। तो गलती की मैंने, वेट अ मिनट, हाँ सॉरी गाइस, ये मैंने आपको क्या कर दिया, ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी दी नहीं। तो एक काम करो, आप यूनिट्स के प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, रुको। हम एक काम करते हैं एवरेज प्रोबेबिलिटी वाले, मैंने आपको क्या कर दिया, ये मैंने आपको एवरेज वाला क्वेश्चन दे दिया, ये मैंने गलती से स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट कर दिया, डोंट वरी। ओके, एक काम करता हूँ, इतने सेल की प्रोबेबिलिटी देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। 100 यूनिट सेल करने की प्रोबेबिलिटी 50% है, 200 सेल करने की 30% है, और 300 सेल करने की 20% है। नाउ दिस इज पी इज प्रोबेबिलिटी, राइट? दिस इज पी, दिस इज एक्स। सो व्हाट इज एवरेज यूनिट्स आई विल बी सेलिंग, तो पी एक्स और इसका समेशन पी एक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 100 इंटू 50, 50 हो गया, ये हो गया आपका 30 इंटू 60, ये आपका 60 हो गया, और ये हो गया आपका ये भी 60। तो टोटल कितना होगा आपका 120 प्लस 50, यस 170। सो ऑन एन एवरेज माई सेल कैन बी 170। तो एकदम सिंपल, जो भी प्रोबेबिलिटी है, सी अगेन अनसर्टेनिटी है तो हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो भी जितनी है उसको अपने यूनिट से, अपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको समेशन पी एक्स मिल गया, जो कि नथिंग, दिस इज आल्सो नोन एज
एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चीजें तो आपने एमए के अंदर भी देखी है। ओके एवरीवन, क्लियर? नाउ इसका एक डिसएडवांटेज ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पे दिस इज 170 एट देन एन एवरेज। इट डजंट मीन कि आपके एग्जैक्टली 170 यूनिट सेल होंगे। इट कैन बी 100, इट कैन बी 200, इट कैन बी 300, इट विल बी नेवर बी 170 यू कैन से, बट ये और देन आपको एक आइडिया देता है, एक एवरेज। ये एक डिसएडवांटेज इसका बोल सकते हो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू का। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, एक काम करो, इसके साथ एक छोटा सा फटाक से एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आप लोग भी सॉल्व कर लो। चलो फटाफट। समझो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज 50,000, प्रॉफिट इज 80,000 और प्रॉफिट इज 1 लाख। प्रोबेबिलिटी में देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 25%, इसकी है 35%, इसकी है 40%। प्लीज गिव मी माई एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज नथिंग बट योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। कम ऑन एवरीवन, यस। चलो चलो क्विकली, वेरी सिंपल। कितना आ रहा है दोस्तों? 15,000 टू 25%, ये आता है आपका 12,500। 80,000 इंटू 35%, ये आता है आपका 28,000 और 1 लाख इंटू 40%, ये आता है आपका 40,000। ओके, 40,000 प्लस 28,000 प्लस 12,500, और टोटल हुआ आपका 80,500। एवरीवन क्लियर? तो ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद गाइज आपका ये दूसरा चीज, अगला चीज है वो है कि आपका पे ऑफ टेबल्स। अब ये जो पे ऑफ टेबल्स होते हैं ना, दिस आर नथिंग बट द फाइनल प्रॉफिट टेबल्स यू कैन से। पे ऑफ आपको कितना मिल रहा है पर्सनल पर्टिकुलरली। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं, सी समझो, अगर मैं एक यूनिट सेल करता हूं तो मुझे प्रॉफिट मिलता है 50 का, और इसकी कॉस्ट, ये यूनिट की कॉस्ट आती है से 40। तो अगर मैं पे ऑफ टेबल बनाऊं, पे ऑफ टेबल में बनाऊं मतलब अगर मैं यहां पे आपका लिखूं सप्लाई, ओके, यस, अगर मैं आपका ऊपर लिखूं सप्लाई और यहां पे मैं आपकी लिखूं डिमांड, ठीक है। समझो अगर मैं सप्लाई कर सकता हूं आइदर 100 यूनिट्स, थोड़ा सिंपल रहने देता हूं मैं, आइदर 10 यूनिट्स, आइदर 20 यूनिट्स और 30 यूनिट्स और 40 यूनिट्स, और डिमांड भी रहेगी अलग अलग लेवल पे। डिमांड भी कभी 10 की रहेगी, कभी 20 की रहेगी, कभी 30 की रहेगी, कभी 40 की रहेगी। ओके, तो मेरा प्रॉफिट हर बार हर टाइम कितना रहेगा? समझो मैंने 10 सप्लाई किया और 10 की डिमांड आई, तो मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है दोस्तों मेरा? मैं कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा? विच इज 10, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो मुझे यहां पे कितना प्रॉफिट रहेगा? 100। सप्लाई मैंने 20 किया, डिमांड सिर्फ 10 की थी, तो यहां क्या होगा दोस्तों? 10 आपका, 10 आपको प्रॉफिट देगा, 10 इंटू 10 100 का, लेकिन बचे हुए 10 यूनिट आपको 40 का लॉस दे देगा। आर यू गेटिंग दिस गाइस? सी, 10 यूनिट तो बेचे जाएंगे तो 10 विल गिव यू प्रॉफिट ऑफ 100, बट बचे हुए 10 यूनिट्स विल गो फॉर अ लॉस, क्योंकि वो समझो खराब हो जाएगी बड़े बड़े, क्योंकि आपने बना दिए थे, सप्लाई किए थे, बट डिमांड 10 की आई, तो ये आपको 400 का लॉस दे देगा। तो टोटल कितना होगा आपका फाइनल प्रॉफिट? ओनली -300, राइट? यहां पे तो सिचुएशन आपकी और भी खराब हो जाएगी। अगेन 10 तो आपको प्रॉफिट दे देगा, और यहां पे 20 यूनिट आपके खराब हो जाएंगे, विच कम्स टू 800, तो यहां पे तो आपका 700 का लॉस हो जाएगा। अगले सिचुएशन में और भी सिचुएशन खराब हो जाएगी, प्रॉफिट तो आपको 10 का मिलेगा, 30 आपके वेस्ट हो जाएंगे, तो यहां आपको 1100 का लॉस हो जाएगा। तो दिस इज अ पे ऑफ टेबल, जो आपको एक क्लियरिटी से ये पे ऑफ देता है कि आपको पे ऑफ कितना मिल रहा है हर सिचुएशन पे। लेट्स गो टू नेक्स्ट सिचुएशन। डिमांड 20 की थी, हमने 10 ही सप्लाई किया, 10 ही सप्लाई किया, 10 कस्टमर रिटर्न चले जाएंगे, प्रॉफिट वुड बी ओनली 100। 20 की डिमांड थी, 20 सप्लाई किया दोस्तों, तो यहां पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 200। 20 की डिमांड थी, हमने 30 सप्लाई कर दिया,
तो 10 का लॉस वापस, प्रॉफिट 200 का, 10 का 100 का लॉस, तो दिस वुड बी 100, सॉरी दिस वुड बी 200 लॉस, राइट। एक मिनट रुका, 20 इंटू 10 का प्रॉफिट रहेगा, 200 का प्रॉफिट रहेगा, 10 इंटू 40 का लॉस रहेगा, 400 का लॉस, करेक्ट। उसके बाद आगे 40 का, इसमें अगेन सिर्फ 20 के ऊपर प्रॉफिट है आपको, 200 का प्रॉफिट है और 20 के ऊपर आपको लॉस है, सो ये टोटल लॉस वुड बी 600 दिस टाइम। समझ रहे आप सबको। नेक्स्ट सिचुएशन, अगेन 10 सप्लाई था, 10 ही दिया तो 100 ही मिलेगा। 20 था, 30 की डिमांड थी पर हमने 20 ही दिया, तो यहां पे पूरा 20 का प्रॉफिट रहेगा आपका, पिछली बार जैसा 200। 30 की डिमांड थी और हमने 30 दे दिए, प्रॉफिट रहेगा 300। 30 की डिमांड थी, हमने 40 दे दिए, या आपको लॉस होगा 100 का। ओके, सो सी एवरीवेयर व्हाट आई एम डूइंग, आपने सप्लाई कितना किया, डिमांड कितना किया, तो जितना एक्स्ट्रा है वो वेस्ट होगा, या डिमांड एक्स्ट्रा होगी तो फिर वो तो कुछ नहीं, नो प्रॉफिट, नो देयर इज नो प्रॉफिट देयर, राइट, क्योंकि आप उनको सप्लाई नहीं कर रहे हो। अगेन यहाँ पे 100 रहेगा आपका, 20 सप्लाई किया 200 रहेगा, 30 सप्लाई किया 40 की डिमांड थी 300 हो गया, 40 सप्लाई था 40 की डिमांड थी 400। तो ये आपने बना दिया आपका एक पे ऑफ टेबल। अब ये पे ऑफ टेबल के अंदर आपकी अलग अलग मेथड्स होती है दोस्तों। एक मेथड जो होती है वो होती है आपकी मैक्सीमैक्स, और एक मेथड होती है आपकी मिनीमैक्स। ओके, अब सॉरी मैक्सी मिनी। अब मैक्सीमैक्स क्या बोलता है भाई, बाकी सब छोड़ो, हम तो वो करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे है, ये तो वन हु इज गोइंग टू फॉलो मैक्सीमैक्स अप्रोच वो ये देखेगा, एंड वन हु इज गोइंग टू फॉलो मिनीमैक्स अप्रोच वो क्या करेगा, सारे मिनिमम देखेगा। यहाँ पे मिनिमम कितना है 100, यहाँ पे मिनिमम कितना है 200, यहाँ पे मिनिमम कितना 300, यहाँ पे मिनिमम कितना है, सॉरी यहाँ पे मिनिमम कितना 100, मैक्सी मिनी देखेगा, राइट। तो सब जगह का वो मिनिमम देखेगा, और सब मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम देखो, यहाँ पे तो इतना इतना लॉस होते जा रहा है, तो जो सक्सेसफुल मिनिमम रहेगा वो सिलेक्ट करेगा, ये रहेगा आपका मैक्सी मिनी अप्रोच। सब मिनिमम का मैक्सिमम सिलेक्ट कर दिया, राइट। तो 100 माइनस 300 माइनस 700 माइनस 1100, सब मिनिमम का मैक्सिमम, ये सबसे सेफेस्ट पर्सन रहेगा कि भाई इसको रिस्क नहीं लेना है, ये सबसे रिस्क लेने वाला पर्सन रहेगा। एवरीवन क्लियर? यस। अब इसके बेसिस पे एक बनेगा जो कि रहता है आपका रिग्रेट टेबल। ओके, ये दो अप्रोच तो आप सबने समझ लिए, एक मैक्सीमैक्स अप्रोच, एक मैक्सिमिनी अप्रोच। अब इनके बेसिस पे आपका बनता है मिनीमैक्स रिग्रेट रूल। अब ये मिनीमैक्स रिग्रेट रूल क्या होता है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका हर जगह का, पहले मुझे बताओ रिग्रेट का मतलब क्या होता है। रिग्रेट मतलब पछतावा, दुख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके हर लेवल पे, एक मिनट को मैं आपकी ये स्लाइड थोड़ी कॉपी करता हूं ताकि मैं इसमें थोड़ी मस्ती कर पाऊं। नहीं यार, दिस कुडंट बी कॉपीड नाउ। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि है ना, हर स्लैब का हर एक ऐसे जाएंगे और हर एक का हाईएस्ट लेंगे कि अब यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट कितना 100, और इसको बचे सब में से माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि हर जगह हमको रिग्रेट पता चले कि ये 100 अगर हम ले लिया तो ग्रेट, पर यहाँ पे नहीं लेता तो कितना रिग्रेट रहता था, यहाँ पे कितना रिग्रेट रहता था, यहाँ पे कितना रिग्रेट रहता था। ऐसा हम हर जगह करेंगे, और फिर वैसे सारे रिग्रेट में से जो सबसे आपका मैक्सिमम रिग्रेट रहेगा वो आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे, तो आप वो सिलेक्ट करोगे, मतलब वो रहेगा ही विल बी अ सोर लूजर, जिसको अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी। वी आर बेसिकली लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो वो आपका रहेगा आपका मिनीमैक्स रिग्रेट रूल। पर मैं अभी वो रिग्रेट रूल के अंदर पूरा नहीं जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वो खुद एक आपस में बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे पूरा टेबल सॉल्व करना पड़ेगा, आपका रिवीजन वीडियो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सो वो मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, जो हम रेगुलर क्लास में पूरा लेंगे। दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग विच आई एम मिसिंग इट आउट फ्रॉम हियर, ओके, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हम वो पूरा ले नहीं पाऊंगा। बट आपको एक रिग्रेट का एक पहले आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका 10 20 30 40, वेट अ मिनट, हाँ, 10 20 30 40, 10 20 30 40, यहाँ पे अभी पहले यहाँ पे 100 था, तो 100 से 100 का प्रॉफिट था, 100 कर लिया, नो रिग्रेट, नो रिग्रेट। 100 था प्रॉफिट, 200 का लॉस कर, 200 का नहीं, 300 का लॉस हुआ ना यहाँ पे मेरा, यहाँ पे 400 का रहेगा। और आगे कितना था लॉस, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बेटा मिनट, 700 1100, 700 में से 100 गया, आपका 100 माइनस 700, ये 800 हो गया, और 1100 का 1200 हो गया। ओके,
वैसे हम ये अभी सबका करेंगे। अब इसमें इस लेवल में हाईएस्ट देखेंगे 200 का प्रॉफिट है, तो 200 के प्रॉफिट की जगह सिर्फ अगर आप इसके जगह अगर आप ये डिसीजन ले लेते तो आपको 100 का रिग्रेट रहता था, राइट? यहां पे आपका रिग्रेट 100 का होता था। आई कैन से गाइस ये आपको पूरा समझ में अभी नहीं आएगा, आपको ये थोड़ा सा पूरा रेगुलर क्लास में देखना पड़ेगा। यहाँ पे नो रिग्रेट रहता था, ठीक है। उसके बाद चलो देख लेते फटाफट, 4 200 600 है, ठीक है। उसके बाद जो आपका था वो था आपका रिग्रेट 300 था, 300 100 200 300 100, ठीक है। यहाँ पे 300 है तो 300 की जगह 300 लिया, नो रिग्रेट। 300 की जगह 100 लेते तो 200 रिग्रेट, 300 की जगह 200 लेते थे 100 का रिग्रेट, और माइनस था तो ये 400 हो गया। एंड लास्ट 1 2 3 4, तो 400 की जगह 400 लिया, नो रिग्रेट। 400 की जगह 300 लेते 100 का रिग्रेट रहता था, या 200 का रिग्रेट रहता था, या 300 का रिग्रेट रहता था। तो हमने पहले क्या किया, ऐसे सबसे हाईएस्ट, ऐसे क्या किया हमने, ये लाइन में हाईएस्ट में से सारे को माइनस किया। अब हम देखेंगे ऐसे जो आपका लोएस्ट रहेगा रिग्रेट, ओके। अब एक मिनट, हाँ, यस, ये यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट रिग्रेट यहाँ पे कितना है 300, यहाँ पे हाईएस्ट रिग्रेट कितना है 400, यहाँ पे हाईएस्ट रिग्रेट कितना 800, और यहाँ पे हाईएस्ट रिग्रेट कितना है 1200। अब ये हाईएस्ट रिग्रेट में से जो मिनिमम रहेगा यू विल गो फॉर दिस, दिस इज योर, क्या बोलते हैं, दिस इज योर मिनिमैक्स रिग्रेट रूल के हिसाब से आपका आंसर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमेशा आप उल्टा जाओगे, रिग्रेट निकालोगे, रिग्रेट में से जो मैक्सिमम रहेगा, जो हमने नीचे देखा, रिग्रेट कैसे निकालोगे, ऑल हाई माइनस लो, फिर हम देखेंगे सारे मैक्सिमम, हर लाइन का मैक्सिमम हाईएस्ट, और उसमें से जो मिनिमम रहेगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये आपका रहेगा सोर लूजर की अपॉर्चुनिटी, जो कि रहेगा मिनिमैक्स रिग्रेट रूल। अगर आई एम सेइंग गाइस, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं बता पाया हूं, बट आई एम सो सॉरी, बिकॉज अगेन इट्स अ रिवीजन लेक्चर, तो आई एम ट्राइंग टू टेक थिंग्स वेरी क्विकली। तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा प्लीज ये डिटेल में थोड़ा टॉपिक कर लेना अगर आपकी एग्जाम है तो, और अगर आपकी अभी एग्जाम नहीं है मार्च में, तो प्लीज हमारे रेगुलर क्लास में ये डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा। नाउ, तो ये एक चीज है जो आपके अगेन अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है। अब उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज है आपकी, जो अगेन आपकी हेल्प कर सकती है, वो है आपके डिसीजन ट्रीज। अब डिसीजन ट्री के बारे में कुछ चीजें अगेन आपको ये ऑब्वियसली सॉल्व करने एग्जाम में तो नहीं आएगा, क्योंकि आप कहां पर ड्रॉ करोगे दोस्तों, लेकिन आपको समझना है डिसीजन ट्री आपके हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव होगा, और जहां पे आपके ऑप्शन है, जहां पे आपका डिसीजन है, वहां पे आपको एक स्क्वायर देखने मिलेगा, और जहां पे आपकी चांसेस है वहां पे आपको सर्कल देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं क्लास लू या नहीं लू, ओके, क्लास मैंने ली तो 100 बच्चे आने की चांसेस है 50%, और 50 बच्चे आने की चांसेस है 50%। वैसे ही अगर क्लास मैंने नहीं ली तो बात ही खत्म है, कोई नहीं आने वाला है। उसके बाद अगर 100 बच्चे आए तो 100 बच्चों में से एक्टिवली करने वाले 50 बच्चे परसेंट की चांसेस, जो भी चांसेस है वो आप नीचे लिखोगे, और एक्टिवली नहीं करने वाले जो से आएंगे जाके घूमते फिरेंगे, उनकी चांस भी 50% है, जो भी चांसेस है। तो देखो, विद एवरी सर्कल कम्स चांसेस। अब आपको क्या करना है, अब आपके हर सर्कल पे आप एक ईवी निकालोगे। अब देखो, 50% एक्टिव रहेंगे उसकी चांसेस 50 है, और 50 बच्चे इनएक्टिव रहेंगे उसकी चांसेस 50 है। तो यहाँ पे आपकी ईवी क्या रहेगी, 50 इंटू 50 25, और वापस 25, तो इसका ईवी आ गया आपका 50। सब जगह मैंने 50 लिया इसलिए वो गया। अब आगे इसकी 100% चांसेस, 100 बच्चों की 50% चांसेस है, इनकी भी 50% चांसेस है, तो 25 और 50 ये 75। अब इसमें से फिर आप क्या करोगे, जो रूट में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम पे ऑफ दिखेगा, अब वो रूट में वो डिसीजन में जाओगे। तो जहां पे आपका स्क्वायर है वहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग आएगी, और जहां पे आपके सर्कल है वहां पे आपकी चांसेस आएगी। सो एट क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट आपकी डायग्राम बनेगी, पर डिसीजन मेकिंग आप क्या करोगे, फाइनली देखोगे कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है हर एंड पे, और हर एंड का प्रॉफिट जो है आप एंड पे यहां तक लेके जाओगे, धीरे 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 आप देखते 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 क्या प्रॉफिटेबल है, और आप जो राइट वे है वो राइट पे आप डिसीजन मेकिंग आपका फाइनल कर दोगे। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक पार्ट है जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए दोस्तों आपकी हेल्प करता है। ओके, एवरीवन क्लियर? सो इतनी सारी हमने अलग अलग टेक्निक्स देखी जो आपकी अनसर्टेनिटीज जो होती है
उसको सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प करती है। हाँ दोस्तों, दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपके लिए, जो आपके यहाँ से डाउनलोड कर लेना हमारे एप्लीकेशन से, ताकि आपको ताकि आप वो सॉल्व कर पाओ। उसके साथ में आपको, जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन पे डीपीपी भी इजी है, तो डीपीपी आप भी चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको और क्लैरिटी देगा इन चैप्टर्स, इन कंसेप्ट के बारे में। एंड यस, कोई क्वेरीज है तो ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज देयर। एंड यस गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जबरदस्त पढ़ाई करो, पूरी मेहनत करो। अभी ये बहुत एक्यूरेट टाइम है जहां से आप पढ़ाई करना चालू कर सकते। देखो, करना तो है एसीसीए, तो अभी पढ़ना है या फिर वापस 3 महीने पढ़ना है, बेस्ट है अभी करो और खत्म कर दो। इसको आगे हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है। ओके एवरीवन, सो लेट्स क्विकली समराइज। हमने सबसे पहले देखा आज का बजटिंग चैप्टर। बजटिंग के अंदर हमने टाइप्स ऑफ बजट देखा, बजट्स के बेनिफिट्स देखा, फिर उसके बाद आपके हर बजट के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लिए। उसके बाद बियॉन्ड बजटिंग भी देखा। उसके बाद हमने दूसरा जो चैप्टर था वो आपका था रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो हमने पहले देखा रिस्क अनसर्टेनिटी क्या होता है, उसके अलग अलग टेक्निक्स हमने देखे, रिस्क अनसर्टेनिटीज क्या क्या, आप सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हो। सब टेक्निक के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज मैंने इजीली क्विकली आपसे डिस्कस कर लिया, और टेक्निक सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगेन गाइस, अगर मैं बोलूं तो बेसिकली दोनों चैप्टर आप लोगों ने एमए के अंदर देखा हुआ है, ये उसी चैप्टर के एक्सटेंशन है, और यहाँ पे एक्चुअली बहुत कुछ एडेड नहीं है। इसलिए मैं एमए में आपको हमेशा बोलता हूँ, एमए में जितना स्ट्रॉन्ग आप बेस बनाओगे उतना ही अच्छा आपका पीएम बनेगा। आप देखोगे एटलीस्ट 40 to 50% थिंग्स आर सेम टू सेम। ओके, सो प्लीज गाइज, आपके जो जूनियर्स है उनको बताओ, और आपके जो फ्रेंड्स है उन तक ये लेक्चर पहुंचाओ। ओके, आपका काम है, हमारा काम है, हम आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज आपके लेक्चर्स तक हम आपके फ्रेंड्स तक ये सारे लेक्चर्स को शेयर करो। दैट विल बी अ वेरी थैंक्सफुल मैसेज, थैंक यू फ्रॉम यू इटसेल्फ, एंड थैंक यू फ्रॉम मी फॉर हैविंग दिस पेशेंसफुल हियरिंग फॉर ऑल द 1 hour। बेस्ट ऑफ लक विद एग्जाम्स। अब मैं आऊंगा हमारे अगले बचे हुए चैप्टर्स के साथ में जल्दी। सी यू।